नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रशेखर मौर्य अपने YouTube चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। आज हम अपनी इस वीडियो की जो सीरीज है जिसमें हम चैप्टर 1 और 2 पहले कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम क्लास 7 साइंस चैप्टर 3 को पढ़ेंगे। चैप्टर 3 का नाम है इलेक्ट्रिसिटी सर्किट एंड देयर कंपोनेंट। इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी मतलब विद्युत बिजली, जिसका हम डेली लाइफ में अपने घरों में यूज करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी, आप कल्पना कीजिए कि आप एक सुबह उठते हो और आपको पता चलता है कि पूरी दुनिया से इलेक्ट्रिसिटी हमेशा के लिए खत्म हो गई है। बिना इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंट टाइम में जी पाना कितना मुश्किल है। ना आप टीवी देख पाओगे, ना अपना मोबाइल रिचार्ज कर पाओगे, ना आपके घर पर लाइट जलेगी, ना आपकी बोरिंग चलेगी जिससे आपके घर में पानी आएगा। जैसे आपने फील किया होगा कि 10 या 15 मिनट के लिए जब लाइट चली जाती है तो कैसा सन्नाटा सा छा जाता है, आपको कैसा सफोकेशन सा होने लगता है। सोचो जब इलेक्ट्रिसिटी थी ही नहीं, या फिर इलेक्ट्रिसिटी की खोज नहीं हुई थी, तब भी लोग जी रहे थे, उन्होंने अपनी दिनचर्या को उसके हिसाब से अडॉप्ट करके रखा था। पर जैसे जैसे इलेक्ट्रिसिटी की खोज हुई, इलेक्ट्रिसिटी के सोर्सेज की खोज हुई, इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंडेंट बहुत सारी डिवाइसेस बनी। उनका यूज प्रेजेंट टाइम में इतना ज्यादा होने लगा है कि उसके बिना जी पाना कुछ मुश्किल सा लगता है। तो इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी वास्तव में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। इलेक्ट्रॉन चार्ज होते हैं जो जिस डायरेक्शन में फ्लो करते हैं उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। जब आप बड़ी क्लास में जाएंगे 11th या 12th में, तो आप इलेक्ट्रिसिटी को और ज़्यादा बेसिक से समझेंगे। अभी हम नॉर्मल से इलेक्ट्रिसिटी और उसका कंपोनेंट के बारे में पढ़ते हैं। जैसे चैप्टर 3 की स्टार्टिंग में आप पढ़ोगे तो आपको सतलज डैम के बारे में बताया गया है। सतलज डैम हिमाचल प्रदेश और पंजाब की बाउंड्री पर स्थित है, जो भाखड़ा नागल नदी पर बनी हुई है। और वो एक तरह का हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउस है। अब ये वर्ड आपके लिए कुछ नया सा होगा, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउस क्या होता है। आप सभी ओमकारेश्वर घूमने गए होंगे। ओमकारेश्वर में आपने डैम देखा होगा बड़ा सा। उसके इस तरफ काफी सारा पानी होता है, दूसरी तरफ पानी नहीं होता। तो उतना बड़ा जो डैम है, सरकार ने क्यों बनाया, क्यों सरकार ने इतना सारा खर्चा किया और डैम बनाए। तो उसका रिजल्ट है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउस जनरेट करने के लिए, जल से इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए। क्या पानी से सही में इलेक्ट्रिसिटी बन सकती है? तो हाँ। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आते हैं। इसमें हम सीखेंगे हाउ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउस वर्क। इट्स यूज टू फॉलिंग वाटर टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे देखिए, ये जो फोटो आप देख पा रहे हैं उत्तराखंड की है, उत्तराखंड के टिहरी डैम की। टिहरी डैम में यहाँ पे दीवार है, वॉल है, और वॉल के पीछे बहुत सारा पानी भरा है। इसके नीचे बहुत सारे टर्बाइन्स लगे हैं। जब डैम में पानी काफी ज्यादा होता है तो उसको ओवरफ्लो जब होने लगता है तो उसको यहाँ से छोड़ा जाता है। पर मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, इसके नीचे कुछ इस तरह की चक्कियां लगी होती है। जब डैम से पानी छोड़ा जाता है तो पानी यहाँ से फ्लो होते हुए नीचे की ओर जाता है। और नीचे जो चक्कियां लगी होती है, इसको वाटर टरबाइन कहते हैं। और पानी जब ये ये जो विंग्स होती हैं इसको जैसे पुश करती है, धक्का मारती है, तो इसमें एक रोटेशन स्टार्ट होता है। और ऐसे ही काफी सारे फैंस लगे होते हैं जिनकी जो संख्या होती है हजारों में होती है, जिससे एक से 1 मेगावाट, ऐसे हजार से तो हजारों मेगावाट, और जब 2400 घंटे चलते हैं तो कई ज्यादा कैपेसिटी बिल्डअप करते हैं। तो ये जो पूरी प्रोसेस होती है, पानी से विंड टरबाइन वाटर टरबाइन को गोल गोल घुमाना, और टरबाइन से जो इलेक्ट्रिसिटी स्टोर होती है उसको ट्रांसफार्मर की हेल्प से बड़े बड़े ग्रिड के माध्यम से आपके घरों तक पहुंचा दिया जाता है। ये जो पूरी प्रोसेस होती है इसको कहते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। काफी कॉस्टली होती है, एक लंबी प्रोसेस होती है, और इसके लिए काफी ज्यादा इंजीनियरिंग की जरूरत पड़ती है। ये मेगा प्रोजेक्ट की कैटेगरीज में आते हैं। और हर स्टेट, एमपी हो, यूपी हो, छत्तीसगढ़ हो, गुजरात हो, हर स्टेट की कोशिश होती है कि वो नदियों पर ज्यादा ज्यादा डैम बनाए और उसका जो पानी का जो फ्लो है उसका यूज करके इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करे। तो हम आते हैं कुछ फेमस भारत के अंदर स्थित इलेक्ट्रो पावर हाउस के बारे में जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, गांधी सागर, ये सभी राजस्थान में बने हैं और चंबल नदी पर है। सरदार सरोवर डैम, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी जहाँ पर स्थित है, आप सभी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति देखेगी, वो कौन से नदी के किनारे है? तो सरदार सरोवर डैम के। उकई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, भावीपुर, कोयना, इडुक्की, पेरियार, ये केरल के अंदर स्थित है। श्री सैलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, नागार्जुन, वैली मेला। इस तरह से हाइड्रो प्रोजेक्ट भारत के अलग अलग स्टेट में है। अपन एमपी के कुछ फेमस के नाम देखते हैं, जैसे इंदिरा सागर।
ये खंडवा में स्थित है। बरगी परियोजना और अभी रिहंद परियोजना, इस तरह की परियोजना है जो भारत के अलग अलग स्टेट में है, और सभी का काम यही होता है, जो पानी का फ्लो होता है, पानी जो बहते हुए आता है, उसका यूज करके जो टरबाइन होती है, टरबाइन को गोल गोल घुमाना, जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो पाए। अब चैप्टर में हम आगे बढ़ते हैं। अगर इसकी बात करें कि आखिरकार इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का कितना इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, तो इंडिया इज द फिफ्थ ग्लोबली फॉर द इंस्टॉलेशन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। पूरी दुनिया में पांचवा बिगेस्ट है जो पानी से ऊर्जा बनाता है या पानी से इलेक्ट्रिसिटी बनाता है। कौन से नंबर पे है? तो फिफ्थ नंबर पे। अपन अपनी जो नीड है, किसी भी चीज की जो नीड होती है वो 100% होती है। 100% में से 12% जो इलेक्ट्रिसिटी की नीड होती है, जो जरूरत होती है, वो हम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से, इसको एचपीपी भी लिखते हैं, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, एचपीपी, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, इससे फुलफिल करते हैं। कितना? 12%। हम दुनिया में कौन से नंबर पे? तो दुनिया में हम पाँचवें नंबर पे हैं, और अपनी एनर्जी का 12% कहाँ से यूज करते हैं हम? तो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से। जैसे एक छोटा सा प्रोटोटाइप मॉडल है, ये पानी भरा हुआ है, पानी का नीचे से फ्लो के लिए गेट्स होते हैं। जैसे पुष्पा मूवी में आपने देखा होगा, जब चंदन की लकड़ी को लेके जाता है तो कैसे गेट को खोल दिया जाता है, तो जैसे गेट को खोलते हैं, यहाँ पर प्रोपल्सन या टरबाइन लगे होते हैं जो तेजी से गोल गोल घूमते हैं। इसका रिजल्ट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, जो ट्रांसफार्मर की हेल्प से ग्रिड के माध्यम से आपके घर पर डीपी तक आती है। फिर डीपी से वो चेंज होकर आपके मीटर तक आती है, और मीटर से आपके घरों में आ जाती है। तो इस तरह से हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट वर्क करता है। होप सो आपको ये चीजें समझ में आ रही होगी। अब चैप्टर सेकंड पे आते हैं। राइट द सोर्स ऑफ जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए काफी सारे मीडियम्स हैं या काफी सारे माध्यम हैं, जिसको हम स्पेशली दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक होता है रिन्यूएबल सोर्सेस, ये सस्टेनेबल होता है और इको फ्रेंडली भी होता है। फॉर एग्जांपल जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोमास। सोलर एनर्जी आपने देखा होगा, आपके घर की छतों पे सोलर पैनल लगे होंगे। सोलर पैनल कैसे वर्क करते हैं? तो जो सूरज से आने वाली जो रोशनी होती है, उसको एब्जॉर्व करते हैं और उसको कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो यहाँ पे क्या हुआ? सोलर एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ये रिन्यूएबल सोर्सेस, रीन्यूएबल, रीन्यूएबल, ऐसे सोर्सेस जिसको पुनः उत्पादित किया जा सकता है, पुनः वापस से बनाया जा सकता है, जिनको हम यूज करते हैं तो यूज करने से वो खत्म नहीं होते, हमेशा लगातार बने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल सन। सन करोड़ों सालों से है, और ऐसा माना जा रहा है कि आगामी आने वाले 100 सालों तक वैसा एज इट इज वैसा की वैसा बना होगा, जिसमें न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेस होती है। एज अ रिजल्ट बहुत सारी एनर्जी अर्थ को मिलती है। सूरज हो गया, और सूरज के ही जो टेम्परेचर चेंजेस होते हैं, टेम्परेचर में जगह जगहों पे अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग एयर प्रेशर होता है। एयर प्रेशर हाई प्रेशर होता है, लो प्रेशर होता है, इसी डिफरेंस की वजह से एयर का फ्लो होता है। एयर के फ्लो होने से हवा चलती है, जिसका यूज हम करते हैं विंड टरबाइन में। किस कहाँ करते हैं? विंड टरबाइन। बायोमास, जो भी घर से गीला कचरा निकलता है उसको कंपोस्ट करके बायोमास के थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं। फिर आते हैं आगे नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस। नॉन रीन्यूएबल, ऐसे सोर्सेस जिसको पुनः वापस नहीं बनाया जा सकता है, जो एक बार बनने के बाद में समाप्त हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल कोल, कोयला। अब घर में आपने सबने सिगड़ियों का यूज किया होगा, उसमें कोयले का यूज करते हैं। प्रेजेंट टाइम में जितने भी एनटीपीसी है, एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर प्रोजेक्ट कॉरपोरेशन, ये कोयले से गर्म करके पानी को गर्म करते हैं, उससे जो भाप निकलती है उससे टरबाइन को घुमाते हैं, उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। इंडिया के अंदर एक मेजर पार्ट जो इलेक्ट्रिसिटी का है, लगभग से 40%, वो एनटीपीसी के थ्रू ही जनरेट होता है। तो एक बड़ा पार्ट आज भी कोयले से इलेक्ट्रिसिटी का प्रोड्यूस होता है। सेकंड पे है नेचुरल गैस। जो पेट्रोलियम की खदानें होती है, वहाँ का जो नीचे वाला पार्ट होता है, वहाँ से नेचुरल गैस प्राप्त होती है। फिर उसके बाद में ऑयल एंड पेट्रोलियम, हमारी गाड़ी वगैरह जो भी है, इंडिया जो भी ऊर्जा का मेन सोर्स है, वो कोल, नेचुरल गैस और पेट्रोलियम पे डिपेंड करता है। क्या आप सभी को पता है इंडिया के अंदर भी पेट्रोल पाया जाता है? अब आपने हमेशा सुना होगा कि हम रूस से या दुबई से, सऊदी अरब से ऑयल खरीदते हैं, पर इंडिया के अंदर भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे पेट्रोल मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमको तेल के 100 लीटर की जरूरत है, एक दिन में हमको 100 लीटर की जरूरत है, तो भारत देश अपना जो 20% होता है, 20% खुद प्रोड्यूस करता है, और 80% हम दूसरे देश से खरीदते हैं। कितना? 80%।
इसको कहते हैं एनर्जी डिपेंडेंसी, कि भारत को अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए उसका 80% भाग हम दूसरे देशों से खरीद रहे हैं, मतलब हम दूसरे देशों पर डिपेंड है। ये मैक्सिमम हम रूस से खरीदते हैं और खाड़ी देशों से, गल्फ कंट्री से खरीदते हैं, दुबई, ईरान, इराक, इन देशों पर डिपेंड होते हैं। जो 20% प्रोड्यूस होता है वो कहाँ से प्रोड्यूस होता है, तो जब आप मैप में आओगे तो डिगबोई असम के अंदर स्थित है, अंकलेश्वर गुजरात के अंदर स्थित है, कुछ भाग महाराष्ट्र में है, और भी कुछ कुछ छोटे छोटे से क्षेत्र है जो राजस्थान और गुजरात में स्थित है। मेजर ऑफ जो 20% प्रोड्यूस होता है वो इन्हीं क्षेत्रों से प्रोड्यूस होता है। अब लेक्चर में आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद में इलेक्ट्रिक सेल या टॉर्च लाइट। बचपन में आप सभी ने किसान टॉर्च देखा होगा, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये किसान टॉर्च। आखिर ये टॉर्च वर्क कैसे करती है, तो आप सभी ने इसके अंदर मोटे मोटे सेल भी देखे होंगे। तो वो सेल कुछ ऐसे होते हैं, ये सेल लगे होते हैं, यहाँ पे पीछे एक स्लॉट होता है, स्प्रिंग होती है, और यहाँ पे दूसरा टर्मिनल होता है। तो ये नेगेटिव टर्मिनल से अटैच होता है और आगे वाला वाट पॉजिटिव से टर्मिनल से अटैच होता है, और यहाँ पे एक कनेक्टिंग वायरिंग होती है। जैसे ही आप इस स्लॉट को आगे खसकाते हो ये सर्किट कंप्लीट होता है। ये दोनों सेल की जो पावर होती है उससे ये बल्ब ग्लो करता है। ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, इसी बेस पे ये सेल काम करता है। सेल धीरे धीरे थोड़ा सा डेवलप होकर फिर इलेक्ट्रिक बल्ब वगैरह इस पर कन्वर्ट हुए, और आज अपने सभी के मोबाइल में फ्लैश लाइट आपको देखने को मिलेगी। आपने घड़ी में नॉर्मल शुष्क सेल या इलेक्ट्रिक सेल का नॉर्मली यूज किया होगा। तो इलेक्ट्रिक सेल आखिर काम कैसे करते हैं और थोड़ा समय के बाद में ये खत्म कैसे हो जाते हैं, तो इस पर बात करते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक सेल। तो इलेक्ट्रिक सेल क्या है वास्तव में। इलेक्ट्रिक सेल इज अ केमिकल डिवाइस, इज द डिवाइस दैट कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ये सेल आपने सभी ने देखा होगा, आपकी घड़ी में यूज करते हैं। इसके अंदर केमिकल भरा होता है, मैग्नीशियम पर मैग्नेट का। इस ये जैसे जैसे आपस में क्रिया करके कन्वर्ट होता है, उससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और एक समय के बाद में जो उसका पूरा भरा हुआ केमिकल एक चीज से दूसरी चीज में कन्वर्ट हो जाता है, तो फिर ये काम करना बंद कर देता है। जैसे ड्यूरासेल, एवर रेडी, ये सेल उनका अपने एग्जाम्पल देखे होंगे। ऊपर की तरफ पॉजिटिव टर्मिनल होता है, नीचे नेगेटिव टर्मिनल होता है। नेगेटिव को माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं और पॉजिटिव को प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं। और बीच में कार्बन की रॉड होती है। किस चीज की रॉड होती है, कार्बन की। और जो बाहर का जो पार्ट होता है वो जिंक का होता है, जिसको जस्ता भी कहा जाता है। तो बाहर का जो पार्ट होता है जस्ते का बना होता है। तो नॉर्मली सेल में दो टर्मिनल होता है, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल। फिर से एक बार डिवाइस करते हैं। एन सेल इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। नॉर्मली जो सेल्स होते हैं, सेल को आपस में जोड़ के बैटरी बनाई जाती है, और जब बैटरी को आपस में कंबाइन कर दिया जाता है तो बैटरी पैक कहलाता है। इस तरह की बैटरी आपने देखी होगी, ये ड्रोन वगैरह में यूज होती है नॉर्मली। जिससे जैसे इलेक्ट्रिसिटी की खोज हुई, इलेक्ट्रिक की खोज के साथ में बल्ब की खोज हुई, थॉमस एल्वा एडिसन जिन्होंने बल्ब की खोज करी थी। अगर एक बल्ब के बेसिक पार्ट को देखें तो वो नीचे वाला भाग कप होता है, ये ग्लास का एक कवर होता है, इसके बीच में दो रॉड्स होती हैं, और उनके बीच में एक पतला सा वायर होता है, जैसे गोल 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 गोल। अगर मैं कुछ बनाना चाहूँ तो कुछ ऐसा होता है। आप सभी ने देखा होगा, जब आपको बल्ब फ्यूज हो जाता है तो ये वायर टूट जाता है। ये जो वायर होता है टंगस्टन का बना होता है। किसका, टंगस्टन का। ग्लास बल्ब जो बीच वाला पार्ट होता है उसको फिलामेंट कहा जाता है। जो साइड में होते हैं उसके सपोर्टिंग वायर्स होते हैं। इसी के बेसिस पे ये बल्ब वर्क करता है, और इसके अंदर नॉन एक्टिव गैसेस जैसे आर्गन या क्रिप्टॉन को भरा जाता है। समय के हिसाब से खोज कैसे हुई, सबसे पहले मोमबत्ती की खोज हुई, फिर मोमबत्ती काफी सालों तक चली, फिर धीरे से नॉर्मली ये 10 रुपए वाले बल्ब आए। फिर 10 रुपए वाले बल्ब से फिर सीएफएल की खोज हुई। फिर ये सीएफएल से अब किसका टाइम आ गया है, अब एलईडी का टाइम आ गया है। तो ये जनरेशन है बल्ब की। जैसे मोबाइल की होती है ना, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, ऐसे ही बल्ब की जनरेशन है, मोमबत्ती से लेकर एलईडी बल्ब तक। अब यहाँ पे सीएफएल, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि सीएफएल जो आप यूज करते हो सीएफएल का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आप सभी को पता होना चाहिए, सीएफएल का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। फिर एलईडी, एलईडी का फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड। क्या होता है, लाइट इमिटिंग डायोड। ये इमिटिंग या डायोड क्या होता है, तो जो आप 11th या 12th में पीएनपी या पीएनपी या एनपी एंड जब आप डायोड पढ़ोगे तो आपको आगे ये चीज समझ में आएगी कि आखिरकार ये वर्क कैसे करता है। अभी आगे बढ़ते हैं।
व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट। अब इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? तो नॉर्मली आपने कंप्यूटर जब भी ओपन किया होगा, कंप्यूटर का जो मेन पार्ट होता है मदरबोर्ड, मदरबोर्ड पे आपने कई अलग अलग तार, कुछ ऐसी रेखाएं देखी होगी, गोल्डन कलर की, येलो, ब्लू, इस तरह से कुछ ऐसे बने होते हैं। जैसे यहाँ पे रेम लगी होती है। कोई सी भी इलेक्ट्रॉनिक जो सर्किट होता है उसमें एक मदरबोर्ड होती है जिसपे आईसी चिप वगैरह लगी होती है। तो ये मदरबोर्ड पे जो सर्किट बने होते हैं, जो पाथ बने होते हैं, यही सब कहलाते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। ये करंट को डायरेक्शन देते हैं कि करंट को कहाँ से कहाँ फ्लो होना है और कैसे जाना है। जैसे किसी करंट को मेरे को यहाँ से यहाँ फ्लो करवाना है, तो उसका जो रास्ता होगा वो इलेक्ट्रिक सर्किट डिसाइड करेगा कि उसको कैसे जाना है। तो उसकी डेफिनेशन समझते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ क्लोज लूप और पाथवे दैट्स अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो फ्रॉम अ पावर सोर्स थ्रू कंडक्टिंग वायर एंड कंपोनेंट। इलेक्ट्रिसिटी जो मेन सोर्स होते हैं वहां से इलेक्ट्रिसिटी यहाँ जा रही है, फिर यहाँ जा रही है, फिर यहाँ जा रही है, फिर यहाँ जा रही है। जैसे मेन बोर्ड होता है, मेन बोर्ड से आप इलेक्ट्रिसिटी सभी जगहों पे देते हो घर पे। घर के पंखे को फिर ऑन या ऑफ मेन बोर्ड से करते हो, फिर टीवी के लिए, फिर लाइट बल्ब के लिए, फिर एसी के लिए, एग्जॉस्ट के लिए। तो इसी तरह से इलेक्ट्रिक सर्किट भी काम करता है। अब आगे आते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट को आइडेंटिफाई करने के लिए इंटरनेशनल लेवल पे कुछ स्टैंडर्ड या फिर कुछ सिंबल्स डिसाइड किए गए हैं। इन सिंबल्स का यूज हम करते हैं उसके पाथ को समझने के लिए। ये स्टैंडर्ड है और सभी जगहों पे ऐसे यूज किया जाता है। जैसे वायर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम सिंगल स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, तो वायर का सिंबल क्या होगा? सीधी सी लाइन। लाइक के घर में जो भी वायर्स होते हैं सीधे सीधे से खींचे होते हैं। फिर सेकंड पे आता है रजिस्टर। रजिस्टर का यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो को कंट्रोल करने के लिए। इसीलिए इसका रास्ता कुछ ऐसा उबड़ खाबड़ सा है। जैसे ब्रेकर्स होते हैं रोड पर, सेम ऐसे रजिस्टर का काम होता है। जो करंट तेजी से फ्लो होता है उसको ब्रेक करके उसकी जो वैल्यू है, उसकी स्पीड है, उसको कम करना। थर्ड नंबर पे लाइट बल्ब। लाइट बल्ब के लिए सिंबल है गोल, सर्कल और क्रॉस। सेल के लिए सिंगल डंडा और एक छोटा डंडा। कैसा? एक बड़ा डंडा, एक छोटा डंडा। बैटरी के लिए जब कई सारे सेल को हम एक साथ कंबाइन करते हैं तो क्या बनती है? बैटरी। तो सबसे पहले बड़ा, फिर छोटा, फिर बड़ा, फिर छोटा। ये बैटरी का सिंबल होगा। स्विच। स्विच की दो पोजीशन होगी। अगर स्विच आप ऐसा जोड़ा होगा तो ये होगा ऑन पोजीशन में, और जैसे मैं इसके पाथ को ब्रेक कर दूंगा तो ये कौन सी पोजीशन में हो जाएगा? ऑफ पोजीशन में। होप तो जानकारी आपको अच्छी लग रही होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। व्हाट एन इलेक्ट्रिक conductors. The electric conductors are materials that allow electric current to pass easily them. ऐसे जो भी पदार्थ जो अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं आसानी से, उन सबको क्या कहते हैं? कंडक्टर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉपर। आप सभी के घर में जो लाइट में इलेक्ट्रिक वायर का यूज करते हैं कॉपर के होते हैं। एल्युमिनियम, गोल्ड, सिल्वर, आयरन, ग्रेफाइट। आपकी पेंसिल की जो टिप होती है वो किसकी बनी होती है? ग्रेफाइट की। सी वाटर। ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? तो ये सब कंडक्टर के एग्जाम्पल्स हैं। इसमें एक चीज बताऊँ, जो सिल्वर होता है ये सबसे ज्यादा कंडक्टिंग प्रॉपर्टी को शो करता है। मतलब सबसे अच्छा अगर कंडक्टर कौन सा है तो सिल्वर। व्हाट आर द नॉन कंडक्टर्स डोंट अलाउ करंट टू पास इजली। ऐसे एलिमेंट्स है, ऐसे सब्सटेंस जो अपने में से करंट को आसानी से पास नहीं होने देते। फॉर एग्जाम्पल इनको इंसुलेटर भी कहा जाता है। तो एक चीज आ जाता है कंडक्टर, नॉन कंडक्टर, या नॉन कंडक्टर को ही क्या कहते हैं? को इंसुलेटर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक, रबड़, वुड और ग्लास। इसके साथ एक और चीज, प्योर वाटर। जो प्योर वाटर होता है वो लाइट का बेड कंडक्टर होता है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती है। और जैसे ही उसके अंदर हम इम्प्योरिटी मिला देते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगती है। इसी के साथ में ये चैप्टर 3 समाप्त होता है। होप सो आपको चैनल काफी अच्छा लगा होगा। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।